Respected Madam, with your kind permission, I rise to move that the bill to provide for the regulation of use and application of deoxyribonucleic acid, that is DNA technology, for the purposes of establishing the identity of certain categories of persons, including the victims, offenders, suspects, under trials, missing persons, and unknown deceased persons, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान इस बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बिल की ओर दिलाना चाहता हूं, और मैं केवल संक्षेप में इसका इतिहास और इसके जो फ़ायदे हैं देश को, उसके बारे में अगर सब लोग ध्यान से सुन लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि इंक्लूडिंग प्रेमचंद्रन जी सब लोग इसको सर्वसम्मति से इसको निश्चित रूप से पास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड बिल है। इसके अगर इतिहास में मैं जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है। 2003 के अंदर हैदराबाद के अंदर एक देश के प्रतिष्ठित जजेस और लॉयर्स की मीटिंग हुई, जिसमें डिस्कशन का सब्जेक्ट था इम्पैक्ट ऑफ न्यू बायोलॉजी ऑन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। और उन्होंने वहाँ पर ये चर्चा की कि किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी की, बायोलॉजिकल साइंसेज की, डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में किस प्रकार से बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई। क्योंकि उस वर्ष लगभग 10 साल ऐसे हो चुके थे जब दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के अंदर इस प्रकार का बिल और इस प्रकार की साइंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता था। उस समय देश में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। उन्होंने वहाँ से क्यू लेकर और एक डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई 2003 के अंदर। इस डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमेटी ने काम करना शुरू किया। 2004 के अंदर इस कमेटी ने 3 प्रमुख सब ग्रुप्स बनाए। एक लीगल इश्यूज़ के लिए बनाया, एक क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ डीएनए एविडेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया, और एक एथिकल और सोशल इश्यूज़ के लिए बनाया। 2004 के अंदर यद्यपि सरकार बदल गई, उसके बाद भी अगले 10 साल तक जो देश में सरकार थी वो इस विषय के ऊपर निरंतर काम करती रही। और इस बीच में उस सरकार के अंदर करीब 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स आए, और उन्होंने भी लगातार इस विषय के ऊपर काम किया। और 2005 के अंदर एक ड्राफ्ट डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए बिल बना, जो कि 2006 में कैबिनेट में गया। उसके बाद सारे मंत्रालयों के बीच में वो सर्कुलेट होता रहा लगातार। फिर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, उन्होंने और सुझाव दिए। उन्होंने इसको और मंत्रालयों के बीच में सर्कुलेट करने की बात की। इसके बाद 2011 आ गया। 2011 के अंदर जो मंत्री आए, उन्होंने सब कुछ इतना वाइडली सर्कुलेट हो चुका था, वाइडली डिस्कस हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्राइवेसी इश्यूज़ के बारे में नए सिरे से डिस्कशन शुरू हो, और प्राइवेसी इश्यूज़ के लिए इसके अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। उस एक्सपर्ट कमेटी ने 2 साल तक इसके ऊपर डिस्कशन किया। 4 बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई उसकी 2013 और 2014 के अंदर। 2014 के अंदर जब हमारी सरकार आई और मुझे नवंबर 2014 के अंदर इस सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनने का मौका मिला, और लगभग पिछले 10-11 साल का ये सारा हमने इसका जो इसकी जर्नी के बारे में समझा, तो इसको और ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोगों ने आगे लेने का प्रयास किया। एक बार इसको दोबारा से
लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, लॉ मिनिस्ट्री से अप्रूव करा के इसको कैबिनेट में भेजा। कैबिनेट में हमारे को ये गाइडेंस दिया गया कि आप इसको एक बार फिर से पब्लिक डोमेन के अंदर रख दीजिए। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी के साइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और जितने भी पब्लिक डोमेन में रखने के तरीके हो सकते हैं उन सब के ऊपर रखा गया। उसके बाद वापस आने के बाद इसको दोबारा से रीफ्रेम किया गया। रीफ्रेम करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कि 12 कैबिनेट के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स थे उसके सामने इसको प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विस्तार से उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दी और उसके बाद ये फिर से लॉ मिनिस्ट्री के अंदर गया। लॉ मिनिस्ट्री के बाद ये दोबारा से रीड्राफ्ट हुआ और रीड्राफ्ट होने के बाद फिर कैबिनेट में आने के बाद इसको फिर एक बार लॉ कमीशन के पास भेजा गया और लॉ कमीशन ने इसके ऊपर बहुत विस्तार से अध्ययन करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे सजेशंस देकर इसको फिर दोबारा से जो है उसमें एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट्स किए ड्राफ्ट करने के बाद, और वहाँ से ये घूम के वापस जब कैबिनेट में आया तो फाइनली फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिर एक बार कैबिनेट की जो एक छोटी कमेटी है इसको देख ले। और उस कमेटी में स्वयं होम मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम थे। और इसको देखने के बाद उस समय तक ये आधार एक्ट के बारे में भी चर्चा होने लगी थी। तो फिर ये कहा गया, लॉ मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि इसको एक बार फिर से दोबारा से लॉ मिनिस्ट्री में भेजा जाए कि आधार एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं इसके बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, प्राइवेसी के बारे में, डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, इन सब संदर्भों के विषय के कंटेक्स्ट में कोई किसी तरह का जो है क्लैश भी नहीं हो और दोनों के अंदर वो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हो। इस नाते ये फिर लॉ मिनिस्ट्री में गया और लॉ मिनिस्ट्री ने जो आधार एक्ट है उसके रेलिवेंट सेक्शंस और प्रोविजंस को साथ इसको सिंक्रोनाइज करते हुए इसका जो सेक्शन 6 था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करके अल्टीमेटली ये बिल जो है फिर कैबिनेट में आया और कैबिनेट से ये 2018 के अंदर जो है ये बिल यहाँ पर पास होने के बाद अगस्त 2018 के अंदर हमने इस हाउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। मेरा अध्यक्ष जी ये कहना है कि ये बिल लगभग आज ये 15th ईयर है। शायद मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्लियामेंट में बनने वाले बिल की इतनी डिटेल्ड स्क्रूटनी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हों, वो पब्लिक के एस्पेक्ट्स हों, वो एक्सपर्ट्स के एस्पेक्ट्स हों, वो सारी मिनिस्ट्रीज हों, चाहे वो टेक्निकल बॉडीज़ हों, किसी भी बिल की शायद इतनी स्क्रूटनी नहीं होगी। और उतनी सारी स्क्रूटनी होने के बाद ये जो बिल है ये आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2019 के अंदर 8 जनवरी को ये बिल इस सदन के अंदर चर्चा के लिए आया और मुझे लगता है कि 2003 से जो इसकी यात्रा लोकसभा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में शुरू हुई, मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा जो है आज आप सबके सहयोग से कम लोकसभा के अंदर ये यात्रा जो है इसकी बिल की जो है पूरी होगी। मैं इसके बारे में अध्यक्ष जी कुछ चीज़ें मोटी मोटी इस सदन को बताना चाहता हूं कि अभी ये जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग के संदर्भ में जो अभी हम देखते हैं कि देश में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह तो होता ही है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल बहुत सक्सेसफुली किया जाता है, उसके माध्यम से जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सब प्रकार की सहायता ली जाती है। अभी जो हमारे देश में जो स्थिति है उसमें करीब 30 से 40 डीएनए के प्रोफाइलिंग के लिए एक्सपर्ट्स हैं, करीब 15 से 18 लैब्स हैं, लगभग साल भर में 3000 केसेस हैं जो केवल जो है इस प्रकार से जिनका डीएनए प्रोफाइलिंग होता है, जो कि टोटल नीड का सिर्फ 2 से 3% है। और जो लैब्स जहाँ पर ये होता है ना तो उनके स्टैंडर्ड्स मॉनिटर होते हैं, ना ही कोई स्टैंडर्ड्स रेगुलेट होते हैं, ना ही कोई स्टैंडर्ड्स एक प्रकार से प्रिस्क्राइब्ड हैं। और इसी तरह से कोई भी देश में आज की तारीख में कोई डीएनए का डाटा बैंक भी नहीं है। और इस नाते ये जो बिल है इसके माध्यम से हम ये सिर्फ इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर 1 जो जितनी भी लैब्स हैं उनका जो एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है
वो स्टैंडर्ड्स उनके एस्टैब्लिश हो जाएं, वो कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में काम करें, नई लैब्स जो है देश के अंदर स्थापित हो जाएं, जो डीएनए का जो डाटा बैंक है उसको स्थापित किया जाए, डीएनए डाटा बैंक्स को। और इसकी जो ज़रूरत इसलिए भी है कि करीब देश में जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार करीब 40,000 से ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ पर ईयर आती हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, और 1 लाख के करीब बच्चे हैं जो हर साल मिस हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स के साथ उनको आइडेंटिफाई करके उनको मिसिंग चिल्ड्रन को जो है अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने की दृष्टि से इसकी आवश्यकता है। इसलिए इन मिसिंग चिल्ड्रन को अनआइडेंटिफाइड डिजीज्ड इंडिविजुअल्स और डिज़ास्टर विक्टिम्स को, और इसी तरह से जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो लगातार हेनियस क्राइम्स करते हैं, रेप, मर्डर वगैरह, उनको एप्रीहेंड करने की दृष्टि से और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स जो अप्रूवल और एक्रेडिटेशन ऑफ लैब्स फॉर डूइंग डीएनए प्रोफाइलिंग करना आवश्यक है, उसको करने के लिए, और साथ में डीएनए प्रोफाइल को लॉफुल पर्पसेस के लिए क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए रेगुलेट करने की दृष्टि से इस बिल को लाने की बहुत ज़रूरत है। इस बिल में प्रमुख बातें यह है कि इसके अंदर एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करेगा इन सारे इश्यूज़ के बारे में, डीएनए लैब्स के बारे में, डीएनए डाटा बैंक के बारे में, गाइडलाइंस ले डाउन करने के बारे में, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सच लैब्स एंड डाटा बैंक्स के लिए, और एक्रेडिटेशन देने के लिए। इसमें साथ में ये जो इसके कुछ और जो फ़ायदे हैं वो मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम से कम आधा दर्जन मिनिस्ट्रीज तो डायरेक्टली इससे बेनिफिट करेंगी। होम मिनिस्ट्री के लिए फॉरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए इमिग्रेशन इश्यूज़ के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग अबेंडन्ड चिल्ड्रन के इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और इसके अलावा जो देश की सीबीआई और एनआईए जैसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसी जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, इनको जो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो इन कम से कम इन बड़ी मिनिस्ट्रीज और संस्थाओं के लिए तो ये सीधे एक हमें कभी कभी जो है इन बड़ी संस्थाओं के लोग कहीं मिलते हैं तो अक्सर हमसे पूछा करते हैं कि ये वो हमारे डीएनए बिल का क्या हो रहा है, हमें तब उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होता है कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। इसको इस बिल के बारे में प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा प्रोटेक्शन इश्यूज़ को बहुत माइन्यूटली इसके अंदर इंश्योर किया गया है कि ये सारे के सारे इश्यूज़ जो है इसमें दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ वेरी मेटिकुलसली एंड वेरी थॉरोली। और इसी तरह से जो प्रोफाइल्स हैं इसको भी इंश्योर किया गया है दे शैल बी स्टोर्ड ओनली आफ्टर obtaining informed consent with exception from offenders and suspects. DNA profiles shall be stored, which are stored are not for entire population, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये प्राइवेसी और दूसरी बातें आ सकती हैं, but they are for only specified categories like convicts, suspects of major crimes, relatives of missing persons. और जो DNA डाटा बैंक में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिवील एनी रेस, कास्ट, फेशियल फीचर्स और एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। इसलिए मेरा ये कहना है अध्यक्ष जी कि ये बिल अभी आज के समय में दुनिया के 60 देशों के अंदर है इस तरह का लॉ। यूएसए में डीएनए आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1994 में बना, यूके में क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 में बना, और साथ में क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एक्ट 2001 में बना। कनाडा में डीएनए आइडेंटिफिकेशन एक्ट 1998 में बना। नॉर्वे, फिनलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ये सारे देशों में 60 देशों में, और बांग्लादेश के लोग तो हमारे
लेबॉर्ट्री के लोगों से ट्रेनिंग लेके गए और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कानून बना दिया हमसे पहले जो है। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा ये अनुरोध है कि ये बिल जो है देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लॉन्ग अवेटेड है, और इस बिल के आने के बाद बहुत सारे इतने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर हमारे देश में सब चीज़ें साइंटिफिक ढंग से परफेक्टली रेगुलेट होंगी और सारे देश को क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के दृष्टि से भी, मिसिंग चिल्ड्रन की दृष्टि से भी, डिज़ास्टर के मैनेजमेंट के दृष्टि से भी, उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की दृष्टि से जो खो जाते हैं, बहुत सारे कारणों से बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा इस सदन से अनुरोध है कि आप इस बिल को जो है चर्चा करना चाहते हैं ज़रूर चर्चा करें और इस बिल को जो है पास करें, ताकि जो 15 साल से जो है देश के अंदर लोग, और ख़ासकर जो इन्वेस्टिगेशंस के साथ जुड़े हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के साथ जुड़े हैं, वो बहुत बेसब्री से इस बिल का भारत के अंदर जो है ये देश के अंदर बने, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।